गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। कल हमने फ्रिंज विड्थ का जो एक्सप्रेशन था, व्यंजक था, वो हमने प्राप्त किया था। वो क्या आया था? बीटा बराबर लेमडा डी अपॉन डी। चमकीली और काली फ्रिंज, ब्राइट और डार्क फ्रिंज, दोनों फ्रिंज की जो विड्थ आई थी वो इक्वल आई थी, सेम आई थी, बीटा बराबर लेमडा डी अपॉन डी। कहने का मतलब इंटरफेस जो पैटर्न होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न, व्यतिकरण जो प्रारूप होगा, उसमें हमें काली जो और चमकीली जो फ्रिंजें मिलती है, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज मिलती हैं, जो पट्टिकाएं मिलेंगी, उनकी चौड़ाइयां क्या होंगी? बराबर आएगी, विड्थ क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे डिपेंडेंसी ऑफ ए फ्रिंज विड्थ। इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं और रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक पर। फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता की जो फ्रिंज चौड़ाई है, जो हमें इंटरफेस पैटर्न में जो फ्रिंजेज ऑब्टेन होती है, उनकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड्स करती है, वो हम देखेंगे। तो इस फॉर्मूले से हमें पता चलेगा कि कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है फ्रिंज चौड़ाई, किस किस से कारकों पर निर्भर करती है। ओके, तो ये हेडिंग डाल लेना, डिपेंडेंसी ऑफ फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता। हमारे पास फॉर्मूला आया था, चाहे काली फ्रिंज हो चाहे चमकीली फ्रिंज हो, ब्राइट और डार्क दोनों के लिए हमारे पास बीटा बराबर लेमडा डी अपॉन डी फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से देखा जाए तो लेमडा पर डिपेंड कर रहा है, कैपिटल डी पर डिपेंड कर रहा है और स्मॉल डी पर भी डिपेंड कर रहा है। ओके, तो पहले हम एडिंग डालेंगे ऑन वेवलेंथ ऑफ ए लाइट वेव। ओके, लाइट जो इंसिडेंट लाइट वेव है उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा, प्रकाश रंग की तरंगदैर्घ्य पर, प्रकाश तरंग की तरंगदैर्घ्य पर भी निर्भर करेगा। पहली एडिंग यही डाल लेना, प्रकाश तरंग की तरंगदैर्घ्य लेमडा पर। लेमडा पर किस प्रकार निर्भर करेगा वो हम देखेंगे। पहले ये हेडिंग डालनी है, ठीक है ना, इसके बाद में फॉर्मूला लिख लेना, इसके बाद फर्स्ट ये लिखो। ओके, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट एक नंबर हेडिंग लगा के लिखना, प्रकाश तरंग की तरंगदैर्घ्य लेमडा पर। ठीक है ना, लिखो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, लिखो, यदि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में YD, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यदि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कैपिटल डी व स्मॉल डी का मान नियत रहे, इनको परिवर्तित नहीं करना है, कैपिटल डी और स्मॉल डी के मान को परिवर्तित नहीं करना है, क्योंकि बीटा का मान इन पर भी निर्भर कर रहा है। कैपिटल डी क्या था? प्रकाश स्रोतों की पर्दे से दूरी थी। स्मॉल डी क्या था? दोनों प्रकाश स्रोतों के मध्य दूरी। यदि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कैपिटल डी व स्मॉल डी का मान नियत रहे तो फ्रिंज चौड़ाई का मान, फ्रिंज चौड़ाई बोले तो बीटा, कोष्ठक में लेना बीटा, फ्रिंज चौड़ाई कोष्ठक में लेना बीटा का मान आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कोष्ठक में लेना लेमडा के समानुपाती होता है। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लेमडा की क्या होता है? समानुपाती होता है। यहां से आप देख भी सकते हो इस फॉर्मूले से, बीटा लेमडा के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है। तो हेंस हम क्या लिखेंगे? नीचे लिखना, हेंस बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बोले तो लेमडा ज्यादा होगा, वेवलेंथ ज्यादा, तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी, तो फ्रिंज चौड़ाई भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, इफ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिखना ना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC, इफ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट value of capital D and small d remain constant, value of capital D and small d remain constant, value of capital D and small d remains constant, then
फ्रिंज विड्थ थे कॉस्ट में लिखना बीटा, देन फ्रिंज विड्थ थे कॉस्ट में लिखना बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू wavelength cost में lambda of incident light wave, ओके। तो लेमडा पर यहां से आप फॉर्मूले से देख सकते हो किस प्रकार डिपेंड कर रहा है, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होगा कि नहीं होगा, तो नीचे लिखना हेंस बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। ओके, इसको मिटा देते हैं। तो बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है। कहने का मतलब जो फ्रिंज चौड़ाई आएगी, जो फ्रिंजों की चौड़ाई आएगी, विड्थ ऑफ फ्रिंजेज आएगी, वो लेमडा पर डिपेंड करेगी, लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब लेमडा ज्यादा होगा तो बीटा भी ज्यादा होगा। हमने ये देखा था कि अलग अलग जो कलर्स होते हैं उनकी वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है। हमारे पास अगर विजिबल स्पेक्ट्रम, दृश्य स्पेक्ट्रम की बात करें तो उसमें 7 कलर होते हैं विविग्योर। उन 7 कलर में से सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, रेड की होती है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, वियोलेट की होती है, बैंगनी की होती है। तो कहने वाला सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, लाल रंग की। अगर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लाल रंग यूज में ले, रेड कलर अगर यूज में लें, तो जो रेड कलर की जो फ्रिंजेज ऑब्टेन होगी वो ज्यादा वाइट होगी, ज्यादा चौड़ी मिलेगी। अगर हम वोयलेट कलर की लाइट लें तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न तो ऑब्टेन होगा, बट उसमें जो ब्राइट फ्रिंजेज होंगी उनकी जो विड्थ आएगी वो रेड की तुलना में क्या आएगी, क्या होगी, नैरो होगी। ठीक है ना। तो देखिए अगर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करें तो हमने ये, अगर हम यंग डबल डायग्राम बनाना नहीं है, ये सोर्स हो गया एस, ये स्लिट एस थी, ये यहाँ पर 2 सोर्स है, ये स्क्रीन एन थी। इस स्क्रीन एन पर हमें अल्टरनेट ऑर्डर में डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज ऑब्टेन हो रही थी। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट ओ था। अगर मान लो हमारा इंसिडेंट जो लाइट रे है वो अगर रेड कलर की है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज में लेनी है बोले तो एक वर्णीय प्रकाश काम में लेना है, व्हाइट लाइट काम में नहीं लेनी है। अगर व्हाइट लाइट काम में लेंगे तो कैसी फ्रिंजेज ऑब्टेन होगी, ओके, इंटरफेरेंस पैटर्न, व्यतिकरण प्रारूप कैसा मिलेगा वो हम आगे, इसके जस्ट आगे हम यही पढ़ेंगे कि अगर हम इंटरफेरेंस में व्हाइट लाइट यूज में लेते हैं तो इंटरफेरेंस जो फ्रिंजेज होंगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो व्यतिकरण फ्रिंजेज प्राप्त होगी उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। अगर हम रेड कलर की लाइट यूज में लेंगे तो यहाँ पर सेंटर पे तो क्या होगी, ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। इधर भी देखें तो डार्क ब्राइट ऐसे ऑब्टेन होगी, ये डार्क होगी, ये डार्क होगी, फिर ब्राइट। ओके, डार्क बोले तो डार्क ही होगा, बोले तो ब्लैक फ्रिंज होगी, यहाँ पर कोई कलर नहीं होगा। ठीक है ना। बट यहाँ पर जो ब्राइट फ्रिंज होगी वो किस कलर की होगी, वो उसी कलर की होगी जैसा कलर इंसिडेंट लाइट वेव का है। जैसे हमने लाइट सोर्स यूज में लिया, यहाँ पर रेड कलर का अगर लाइट सोर्स है तो ये जो फ्रिंजेज होंगी, ब्राइट फ्रिंजेज, वो किस कलर की होंगी, रेड कलर की होंगी। किस कलर की होगी, रेड कलर की। अगर मान लो रेड कलर ने लेकर हमने येलो कलर यूज में लिया है, पीला कलर अगर काम में लिया है, तो ये जो फ्रिंजेज होगी वो किस कलर की होंगी, ब्राइट फ्रिंजेज किस कलर की होंगी, येलो कलर की होंगी। जैसा हम लाइट सोर्स यूज में ले रहे हैं उसी कलर की ब्राइट फ्रिंजेज ऑब्टेन होंगी। डार्क फ्रिंजेज तो ब्लैक होगी। ठीक है ना, सभी कंडीशन में डार्क फ्रिंजेज तो ब्लैक ही होंगी। ओके, लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें, क्वेश्चन आ गया कि हम एक बार तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रेड कलर की लाइट यूज में ले रहे हैं, यहाँ पर फ्रिंजेज ऑब्टेन होगी, ऐसे फ्रिंजेज होगी, सेम विड्थ की फ्रिंजेज ऑब्टेन हो रही है। अगर मान लो रेड कलर की ने काम में लेकर हम इस एक्सपेरिमेंट को वापस दोहरा रहे हैं और यहाँ पर हमने वोयलेट कलर की, बैंगनी कलर की लाइट काम में ले ली, इस कंडीशन में जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन होगा उसमें फ्रिंजेस तो ऑब्टेन होगी। ये जो फ्रिंजेज होगी अब किस कलर की होगी, वोयलेट कलर की, बैंगनी कलर की होगी, बट इनकी जो विड्थ आएगी
वो क्या आएगी, रेड से क्या आएगी, कम आएगी, ऐसे कम विड्थ की ऑप्टेन होंगी, ठीक है ना। तो जो फ्रिंज विड्थ है वो किस पर डिपेंड करेगी, वेवलेंथ पर। और डिफरेंट कलर के लिए जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, सिंस हमें पता है कि सिंस लैम्डा रेड सबसे ज्यादा इसकी होती है, उसके बाद में किसकी आएगी, ऑरेंज की, येलो, ग्रीन, उसके बाद में ब्लू, उसके बाद में इंडिगो, और सबसे कम किसकी होगी, वॉयलेट। ठीक है। लेमडा इंडिविजुअल वाले लिखेंगे, लेमडा लाल, लेमडा नारंगी, लेमडा पीला, लेमडा हैरा, लेमडा कैसा नीला, लेमडा जामुनी, लेमडा बैंगनी। तो अलग अलग कलर के लेमडा हो गए यहाँ पर है। तो हमें पता है कि जो फ्रिंज विड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड कलर की। तो सबसे अधिक चौड़ी फ्रिंजेस की कौन से कलर की मिलेगी, रेड कलर की। अगर हम रेड कलर की लाइट यूज में ले रहे हैं तो हमें सबसे ज्यादा चौड़ी फ्रिंजेज ऑब्टेन होगी, और अगर हम वोयलेट कलर की लाइट लेते हैं तो सबसे कम चौड़ी फ्रिंजेज ऑब्टेन होगी। हेंस अगर हम फ्रिंजेज जो फ्रिंज विड्थ का ऑर्डर देखें तो बीटा रेड सबसे अधिक रेड की होगी, ऑरेंज की, येलो की, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, और सबसे कम जो होगी सबसे वो किसकी होगी, वॉयलेट की। ठीक है। दैट इज द ऑर्डर ऑफ विड्थ ऑफ फ्रिंजेस। फ्रिंज चौड़ाई जो होगी उनका ऑर्डर ये होगा। क्वेश्चन आ गया मान लो 1 नंबर का कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है उसमें एक बार तो हम रेड कलर की लाइट यूज में ले रहे हैं और एक बार हमें वॉयलेट कलर की लाइट यूज में ले रहे हैं। तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो मिलेगा, जो हमें व्यतिकरण प्रारूप मिलेगा, उनकी फ्रिंजों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो हम इसका आंसर यही देंगे कि जो फ्रिंज विड्थ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, लेमडा होती है। ठीक है ना। तो रेड कलर की, लाल कलर की जो फ्रिंज है वो अधिक चौड़ी मिलेगी, और बैंगनी कलर, वॉयलेट कलर की जो फ्रिंज है वो रेड की तुलना में कम चौड़ी प्राप्त होगी। ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लेना। सेकंड हेडिंग डालते हैं ऑन मिटा देते हैं इसको। ऑन डिस्टेंस capital D between slit sources and screen. Okay. स्लिट स्त्रोतों तथा पर्दे, पर्दे बोले तो एन पर्दा की मध्य दूरी
कैपिटल डी पर, कैपिटल डी पर किस प्रकार डिपेंड कर रही है, वो हमने फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बीटा बराबर लेमडा डी अपॉन ए स्मॉल ए डी, ये फॉर्मूला होता है। तो कैपिटल डी क्या था, लाइट जो आपके स्लिट सोर्सेस थे उनकी स्क्रीन जो एन स्क्रीन है उससे डिस्टेंस थी। बीटा और डी पर किस प्रकार डिपेंडेंट है, यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस कंडीशन में मैं लेमडा और स्मॉल डी को क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इनके साथ भी वेरी हो रहा है। ये इनको अगर हम चेंज करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसके कारण चेंज हो रहा है बीटा की, इसके कारण चेंज हो रहा है कि डी के कारण। तो किसी की भी अगर डिपेंडेंसी देखनी, निर्भरता देखनी है तो हमें इन दोनों को कांस्टेंट रखकर फिर डी की वैल्यू को वेरी करेंगे, परिवर्तित करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि बीटा किस प्रकार से वेरी हो रहा है, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, यदि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में YDSC में लेमडा व स्मॉल डी की वैल्यू नियत रही, और डिपेंडेंसी कैपिटल डी की देख रहे हैं तो हम लेमडा और डी को नियत रखेंगे। लेमडा व स्मॉल डी की वैल्यू नियत रहे तो इसको नोट नहीं करना है, इसको हमने पहले नोट कर लिया था इस फॉर्मूले को। तो फ्रिंज चौड़ाई, तो फ्रिंज चौड़ाई कॉस्ट में लिखना बीटा, बीटा कोमा प्रकाश स्रोतों तथा पर्दे के मध्य दूरी, प्रकाश स्रोतों तथा पर्दे के मध्य दूरी कॉस्ट मिलना कैपिटल डी के समानुपाती होती है, के क्या होती है, समानुपाती। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, देखो इस फॉर्मूले से देखें तो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, कैपिटल डी, क्या है, कैपिटल डी। ओके और नोट होगी, ये नोट कर लेना नीचे, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, in young double slit experiment, in young double slit experiment YDSC, in young double slit experiment, if value of lambda and small d remain constant, if value of lambda and small d remains constant, then फ्रिंज विड्थ कॉस्ट में लिखना बीटा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कॉस्ट में लिखना कैपिटल डी, बिटवीन स्लिट सोर्सेस एंड स्क्रीन, स्लिट सोर्सेस एंड स्क्रीन। ओके तो नीचे लिखना हेंस बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी। ओके ये कॉन्सेप्ट आ गया। अगर हम डी के वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो फ्रिंज जो विड्थ होगी, फ्रिंज चौड़ाई है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और डी की वैल्यू अगर डिक्रीज करते हैं, घटाते हैं, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हमारे पास डी था, ये जो स्लिट सोर्सेज की स्क्रीन से डिस्टेंस, अगर हम ये इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो जो फ्रिंजेज होंगी उनकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, छोटी छोटी फ्रिंजेज हो जाएंगी। और अगर इनके बीच की डिस्टेंस कम करते हैं तो फ्रिंजेज की जो विड्थ होगी वो कम हो जाएगी।
ठीक है ना, आगे बात समझ में। अगर क्वेश्चन आ गया कि द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट सोर्सेज एंड स्क्रीन इज इंक्रीजेस देन व्हाट इफेक्ट ऑन द फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर डिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। अगर हम ये स्लिट स्रोतों और पर्दे के बीच की दूरी को अगर बढ़ाते हैं तो फ्रिंजों की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी, और अगर ये इनके बीच की दूरी अगर घटाते हैं तो फ्रिंजों की चौड़ाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है ना। ओके ओके, नेक्स्ट थर्ड लिखना, आप थर्ड हेडिंग डालना, इन पर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। थर्ड हेडिंग डालना, ऑन डिस्टेंस स्मॉल डी बिटवीन स्लिट सोर्सेस। स्लिट स्रोतों के मध्य दूरी स्मॉल डी पर, ठीक है ना। अगेन हम फॉर्मूला देखें तो हमारे पास बीटा डी बराबर आया था लेमडा कैपिटल डी अपॉन ए स्मॉल डी। स्मॉल डी पर किस प्रकार से डिपेंडेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। यहाँ पर हमें लेमडा और कैपिटल डी को कांस्टेंट लेना पड़ेगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, एडिंग डाल लेना, ये स्लिट स्रोतों की मध्य दूरी स्मॉल डी पर लिखो। यदि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लेमडा व कैपिटल डी की वैल्यू नियत रहे, लेमडा व कैपिटल डी की वैल्यू या लेमडा व कैपिटल डी का मान, लेमडा व कैपिटल डी का मान नियत रहे तो फ्रिंज चौड़ाई कॉस्ट में बीटा कोष्ठ मिलना बीटा, कोमा स्लिट स्रोतों के मध्य दूरी स्मॉल डी के युद्ध क्रमानुपाती होती है। स्लिट स्रोतों के मध्य दूरी कोष्ठ मिलना स्मॉल डी के युद्ध क्रमानुपाती होती है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बीटा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, डी। ओके ओके, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट if value of lambda and capital D remain constant, if value of lambda and capital D remains constant, then fringe width constant मिलना बीटा is inversely proportional to distance cost मिलना small d is inversely proportional to distance cost मिलना small d between a slit sources, तो ये आ जाएगा hence बीटा is inversely proportional to d, ठीक है। अब यहां से देखो स्लिट सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस ये थी, ये S1 था, ये S2 था, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो स्मॉल डी थी, ये स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम ये दोनों स्लिट स्रोत है, स्लिट सोर्सेस है, इनके बीच की डिस्टेंस को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, फ्रिंजें चौड़ी प्राप्त होंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। अगर हम ये जो डी है, दोनों जो स्रोत है स्लिट सोर्सेस, इनके बीच की डिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है, मैं क्वेश्चन आगे करवाऊंगा इससे रिलेटेड।
अगर हम दोनों जो स्लिट सोर्सेस हैं, स्लिट स्रोत है, इनके बीच की डिस्टेंस को हम अगर हाफ कर दें, आधा कर दें, तो फ्रिंज विड्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो हम इसको मैथमेटिकली इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हम इस पर जो रिलेटेड या इस पर आधारित जो क्वेश्चन है वो हम एक साथ देख लेंगे, ठीक है ना। और भी फॉर्मूले आगे आएंगे, उन सभी फॉर्मूलों पर एक साथ हम न्यूमेरिकल निकालेंगे, ठीक है ना। ओके और नॉट ओके। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर सीधा क्वेश्चन आ गया, रीजनिंग क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, अगर हम दोनों स्लिट स्रोत है उनके बीच की जो डिस्टेंस है, बीच की जो दूरी है, उसको अगर हम घटा दें तो फ्रिंज विड्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी। और अगर डी की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। अब फोर्थ पॉइंट लिखना, फोर्थ हेडिंग डालेंगे, ऑन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, ऑन प्रेजेंस ऑफ ए मीडियम, ऑन प्रेजेंस ऑफ ए मीडियम, ऑन प्रेजेंस ऑफ मीडियम। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हेडिंग डालना, माध्यम की उपस्थिति पर, माध्यम की उपस्थिति पर। माध्यम की उपस्थिति का मतलब ये है कि अपना जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, अगर हम उसको वायु में करें या किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में अगर उस एक्सपेरिमेंट को दोहराएं, तो फ्रिंज विड्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम देखते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, यदि संपूर्ण यंग द्विस्लिट प्रयोग को YDSE, यदि संपूर्ण यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को वायु के स्थान पर, वायु या निर्वात के स्थान पर, वायु या निर्वात के स्थान पर, वायु या निर्वात के स्थान पर स्मॉल एन अपवर्तनांक के पारदर्शी माध्यम में रख दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई निम्न होगी। फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? निम्न होगी। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, इफ होल WHOLE, इफ होल young double slit experiment YDSE placed in a transparent medium, placed in a transparent medium of refractive index small n, of refractive index small n, instead of air or vacuum, then fringe width is given by, एरो लगा लेना, फ्रिंज विड्थ जो होगी इन केस ऑफ एयर। देखो हमारे पास जो फ्रिंज विड्थ आती है वो बीटा बराबर लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी होगा, ठीक है। क्या अगर हम मीडियम में रखने पर डी की वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये तो कंस्ट्रक्शन जो यंग डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट के बनावट में है, ये तो बनावट तो चेंज नहीं होगी, उनके बीच में डिस्टेंस अगर हम चेंज करेंगे तभी होगी, ठीक है ना।
स्मॉल डी की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, बट लेमडा है वो चेंज हो जाता है। हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है ना। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेमडा। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, तो चाल अलग अलग हो जाएगी। एयर में चाल अलग होगी, मतलब वायु में चाल अलग होगी, तो दूसरे माध्यम में अलग हो जाएगी ना, तरंगधरी भी अलग हो जाएगी। तो हमने देखा था कि हमारे पास ये फॉर्मूला था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, C/V होता है अपवर्तनांक की परिभाषा से, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर ये तो आ गया स्पीड के टर्म में, अगर इसको वेवलेंथ के टर्म में लिखे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये एयर में होती है स्पीड, तो एयर में वेवलेंथ क्या आ गया, लेमडा मान लिया, ठीक है ना, क्या मान लिया, लेमडा। और इन मीडियम में देखें तो मीडियम में क्या आ गया, लेमडा एम आ गया। एयर में हमने लेमडा ले लिया, लेमडा ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मीडियम में वेलोसिटी v है, मीडियम में वेवलेंथ आ गया, तो इसको छोड़ दो, लेमडा एम क्या जाएगा, लेमडा अपॉन एन आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, लेमडा एम को इधर भेज दियो, एन को नीचे लियो, है। तो इसका मतलब मीडियम में वेवलेंथ चेंज हो जाती है, और कितनी हो जाती है, 1/n टाइम्स हो जाती है, मतलब n का डिवाइड लगेगा। कहने वाला यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अगर हम किसी मीडियम में दोहराएं तो कैपिटल डी और स्मॉल डी की वैल्यू तो अनचेंज रहेगी, बट लेमडा है वो 1n से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, मतलब n का डिवाइड लग जाएगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में देखो जो फ्रिंज विड्थ आएगी वो क्या आएगी, देखो फ्रिंज विड्थ जो आएगी वो आएगी बीटा, मीडियम में जो आएगी फ्रिंज विड्थ वो आएगी बीटा एयर डिवाइडेड बाई n। ओके, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेमडा डी अपॉन एन स्मॉल डी। कहने का मतलब ये है कि लेमडा की वैल्यू जो है वो लेमडा अपॉन एन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लेमडा अपॉन एन हो गई। हमारे पास जो फॉर्मूला था बीटा का, लेमडा डी अपॉन डी, तो लेमडा की जगह मीडियम में रखेंगे तो लेमडा की जगह आ जाएगा लेमडा अपॉन एन आ गया। या हम देखें लेमडा डी अपॉन डी, ये तो किस में आ गया, एयर में, और अपॉन क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो इस पर भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। सीधा क्वेश्चन है, अगर मान लो एयर में हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और एयर में हमें जो फ्रिंज विड्थ है वो कितनी मिल रही है, 4 mm मिल रही है। एयर में कितनी मिली, 4 mm मिल रही है, ठीक है ना। अगर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अगर 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2 अपवर्तनांक वाले किसी मीडियम में अगर परफॉर्म करेगी तो उसकी फ्रिंज विड्थ कितनी आएगी, तो डायरेक्ट इसको ऐसे ही करना है, एयर में कितनी थी, 4 mm, डिवाइडेड करना, एयर में जितनी भी फ्रिंज विड्थ होगी उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 2 mm आ जाएगा, ठीक है ना। आइए समझ में। और अगर मान लो आपको लेमडा गिवन है, डी गिवन है, स्मॉल डी गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले से n की वैल्यू आपको गिवन होगी, तो इस फॉर्मूले से हम मीडियम में क्या निकाल सकते हैं, फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए ना। तो फ्रिंज विड्थ अपनी 4 फैक्टर पर डिपेंड करती है, लेमडा पर, कैपिटल डी पर, स्मॉल डी पर और मीडियम पर, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना सभी। मीडियम में जो फ्रिंज विड्थ आएगी वो ये आएगी। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है, एडिंग डाल लेना। इंटरफेरेंस फ्रिंजेज विद व्हाइट लाइट।
श्वेत प्रकाश की उपस्थिति में व्यतिकरण फ्रिंज, ठीक है ना। हमने इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस की नेसेसरी कंडीशन लिखी थी, तो हमने सेकंड जो नेसेसरी कंडीशन यही देखी थी कि लाइट सोर्स है वो मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए, एकवर्णीय प्रकाश स्रोत होने चाहिए, एक ही रंग का होना चाहिए, चाहे वो लाल रंग के हो सकता है, चाहे वो मतलब बैंगनी रंग का हो सकता है, वो येलो रंग का हो सकता है, पीले रंग का हो सकता है, लेकिन एक ही रंग का होना चाहिए। श्वेत प्रकाश है वो एक रंग का नहीं होता, उसमें 7 रंग होते हैं, होते कि नहीं होते। अगर हमें एकवर्णीय प्रकाश मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की जगह अगर हम व्हाइट लाइट अगर यूज में लें तो इंटरफेस जो पैटर्न मिलेगा हमें वो कैसा मिलेगा, क्या हमें इंटरफेस पैटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कैसा मिलेगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो हमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो इंसिडेंट लाइट रे है उसको व्हाइट लाइट रे ले रहे हैं, तो व्हाइट लाइट रे अगर हम यूज में लेंगे, श्वेत प्रकाश अगर हम काम में लेंगे, तो व्यतिकरण जो फ्रिंजे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, यदि एकवर्णीय प्रकाश स्रोत के स्थान पर अगर हम श्वेत प्रकाश अगर काम में लें तो व्यतिकरण फ्रिंजों पर क्या प्रभाव पड़ेगा या विवर्तन प्रारूप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन द प्लेस ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, देन व्हाट इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस और इंटरफेस पैटर्न। ओके, तो हम व्हाइट लाइट यूज में लेकर देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये थ्योरेटिकल है, इसकी मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, इसकी क्या भेज दूंगा, केवल इसी टॉपिक की पीडीएफ भेजूंगा मैं आपको, तो आप पीडीएफ से नोट कर लेना, लेकिन यहाँ समझ लेना है इसको, ठीक है ना। थ्योरेटिकल यही है। अब देखिए, ये हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, ये स्लिट एस थी, इसके आगे 2 स्लिट बनी हुई थी, S1 और S2, और इसके आगे स्क्रीन थी N, ठीक है। अगर हमारे इंसिडेंट जो लाइट है वो कैसी है, व्हाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश है, तब यहां पर इस पर्दे पर जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलेंगी, जो व्यतिकरण फ्रिंजे मिलेंगी, जो व्यतिकरण प्रारूप मिलेगा वो कैसा मिलेगा वो हमें देखना है। अभी हमने पढ़ा था कि जो श्वेत प्रकाश उसमें 7 रंग होते हैं, हमें पता है श्वेत प्रकाश जो होता है उसमें 7 रंग होते हैं, उनकी जो तरंगदैर्घ्य प्रकाश होती है वो 380 एंगस्ट्रम से या 380 नैनोमीटर लिखना, 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक होती है। जो श्वेत प्रकाश है उसका तरंगदैर्घ्य प्रकाश इतना होता है। ये सबसे कम जो होती है वो वोयलेट के बोले तो बैंगनी की तरंगदैर्घ्य है ये, और ये 780 है वो किसकी है, रेड की है, बोले तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य है। बाकी तरंगदैर्घ्य होगी वो इनके बीच में होगी, इस बाकी रंगों की उसी ऑर्डर में, विब्योर वाले ऑर्डर में, बेंजानी, हैप्पी, नाला, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि अगर श्वेत प्रकाश लेंगे तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, और अगर 7 रंग होंगे तो हमें पता है कि जो 7 रंग होंगे, ठीक है, उनकी वेवलेंथ क्या होगी, अलग अलग होगी, उनकी तरंगदैर्घ्य अलग अलग होगी, और उनकी तरंगदैर्घ्य अलग अलग होगी तो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अलग अलग जो रंग है वो अपना अलग अलग व्यतिकरण प्रारूप बनाएंगे। लाल रंग है, इसमें से आ तो श्वेत रहा है, लेकिन जैसे इसमें आएगा तो जो उनका जो पथांतर होगा वो सबका अलग अलग होगा, या हम कहें कि उनका जो फेज डिफरेंस कलांतर है वो सबका अलग अलग होगा, क्योंकि हमें पता है कि लैम्डा जो होता है वो ये होता है, जैसे रेड कलर है उसका वेवलेंथ अलग होगा, वोयलेट कलर का ये थोड़ा सा होगा ही नहीं होगा, तो सबका जो पथांतर होगा या फेज डिफरेंस है वो अलग अलग होगा। तो अलग अलग रंग है वो अपना अलग अलग व्यतिकरण प्रारूप बनाते हैं, ठीक है ना। अलग अलग कलर होंगे वो अलग अलग अपना इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। इनमें से रेड कलर का जो फ्रिंजेस बनेगी वो सबसे ज्यादा चौड़ी बनेगी, और वोयलेट कलर की जो फ्रिंजेस बनेगी वो सबसे कम चौड़ी मिलेगी,
ठीक है ना। अब देखिए इंटरफेरेंस, पहले हम ये देख लेते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा कैसे। ये जो सेंटर है, यहां पर सेंटर में जो हमें ऐसे सेंटर में हमें सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज मिलेगी, केंद्रीय श्वेत फ्रिंज। हमें इस पर्दे के केंद्र पर यहां पर तो सफेद ही मिलेगी, व्हाइट रंग की फ्रिंज ही मिलेगी। कैसे फ्रिंज? व्हाइट रंग। बट इस व्हाइट फ्रिंज के दोनों तरफ यहां पर हमें मिलेगी, इसके एकदम जस्ट नियर कोई यहां पर डार्क नहीं नजर आएगा। इसके जस्ट पास में हमें समझना इसको अच्छे से, इसके जस्ट पास में हमें क्या मिलेगी? रेड कलर की फ्रिंज मिलेगी। क्या मिलेगी? रेड कलर की। प्योर रेड नहीं होगी, रेडिस्ट होगी, लाल कलर जैसी दिखेगी। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो बीच में कलर का कॉम्बिनेशन होगा, और यहाँ पर सबसे लास्ट में जो है वो हमें वॉयलेट कलर की फ्रिंज मिलेगी जो कम चौड़ी होगी। ये वॉयलेट कलर होगी और ये रेड कलर की होगी, और इस इधर वाली साइड में भी ऐसे ही बनेगी। यहाँ पर इस सेंटर फ्रिंज के सबसे पास में जो हमारे पास आएगी वो कैसी होगी? वो हमारे पास कैसी मिलेगी? वो हमें रेड कलर की मिलेगी, और इसके बीच में सारे कलर होंगे, और सबसे जो फारेस्ट होगा वो किस कलर का होगा? वॉयलेट कलर का होगा, और इसकी विड्थ कम होगी इससे। ओके, अब देखिए ऐसी फ्रिंजेज ऑब्टेन होगी। सेंटर में तो हमें व्हाइट फ्रिंज ही मिलेगी, बट जो सेंट्रल जो व्हाइट फ्रिंज है केंद्र में, इसके सेंटर में केंद्र में तो हमें श्वेत फ्रिंज ही मिलेगी, सफेद रंग की मिलेगी। लेकिन इस सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज के दोनों तरफ हमें कलरफुल फ्रिंजें मिलेंगी और अलग अलग विड्थ की मिलेगी। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर की डिफरेंट डिफरेंट विड्थ की हमें फ्रिंजेज मिलेंगी, अलग अलग कलर की अलग अलग विड्थ की। सबकी विड्थ भी सेम नहीं होगी और कलर भी सेम नहीं होगा। यहाँ पर आपका रेड कलर की मिलेगी, यहाँ वॉयलेट, बाकी सभी कलर इसके बीच में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सेम कलर की फ्रिंजेज नहीं मिलेगी। हम मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज में लेते हैं तो हमें जो ब्राइट फ्रिंजेज मिलती है वो सारी एक ही कलर की मिलती है। अगर हम इंसिडेंट लाइट रे येलो कलर की लेते हैं तो सारी ब्राइट फ्रिंजेज होंगी वो येलो कलर की ही आती हैं। बट अगर हम व्हाइट लाइट काम में लेते हैं तो सेंट्रल जो फ्रिंज है वो तो हमें व्हाइट ही मिलेगी, बट इसके दोनों और है वो अलग अलग कलर की अलग अलग विड्थ की हमें फ्रिंजेज मिलती है। इस सेंट्रल फ्रिंज के सबसे पास वाली जो फ्रिंज होगी वो रेड कलर की होगी, और सबसे दूर वाली जो होगी वो वॉयलेट कलर की होगी, बाकी सब रंग इसके बीच में होंगे। ठीक है ना, ऐसा क्यों है? देखो यहाँ पर हमें अलग कलर की क्यों नहीं मिली? यहाँ पर व्हाइट आ रहा था और व्हाइट ही मिल रही है, यहाँ पर हमें व्हाइट क्यों मिल रही है? देखो, मान लो यहां से रेड कलर आया, ठीक है, यहां से भी रेड कलर है, अलग अलग कलर की बात करें, रेड कलर यहां पर इंसिडेंट हुआ, यहां पर जाकर मीट हुई रेड कलर, तो यहां पर रेड कलर की पट्टी बन गई। अरे यहां पर रेड कलर की ऐसे फ्रिंजेज बन गई कि नहीं बन गई? यहां पर रेड कलर की फ्रिंज बन गई ना। अब यहां से रेड कलर सातों के सातों कलर आएंगे, यहां पे भी क्या होगा? देखो, यहां पर और यहां पर रेड कलर आया, यहां पर रेड कलर मिला, रेड कलर आया, इन दोनों रेड कलर के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? दोनों डिस्टेंस ट्रेवल सेम ट्रेवल कर रही है, तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा? 0। पाथ डिफरेंस 0 आएगा तो यहाँ पर क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो मतलब रेड कलर आपकी उसकी चमकीली ब्राइट, मतलब रेड कलर की पट्टी मिलेगी हमें ऐसे, यहाँ पर मिलेगी नहीं मिलेगी? अब रेड कलर तो थोड़ी है, यहाँ पर तो सातों के सातों रंग मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारे के सारे रंग है, यहाँ से मान लो अगर वॉयलेट मान ले, सबसे लास्ट वाला वॉयलेट भी यहाँ पर आकर मिला, तो उनके बीच में भी पाथ डिफरेंस क्या हो गया? 0। इसका मतलब यहाँ पर वॉयलेट कलर की भी पट्टी मिलेगी। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि इस सेंटर पॉइंट पर S1 और S2 से जो डिफरेंट डिफरेंट जो कलर आ रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर उन कलर के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है? 0 है। तो सभी कलर की यहाँ पर क्या मिलेगी? ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। यहाँ पर
इस पॉइंट पर रेड कलर की भी ब्राइट मिलेगी, वोयलेट कलर की भी ब्राइट मिलेगी, सभी रंगों की ब्राइट फ्रिंज मिलेगी और सभी रंग आपस में मिलकर क्या बन जाएगा, व्हाइट ही बन जाएगा। सभी कलर के लिए जो पाथ डिफरेंस होगा वो 0 होगा, तो सभी कलर की यहाँ पर क्या मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। मतलब सभी कलर की पट्टी का यहाँ पर फ्रिंजेस बनेगी और सभी कलर आपस में कंबाइन होकर 7 रंग आपस में जुड़कर क्या बना देते हैं, व्हाइट बना देते हैं। तो यहाँ पर हमें व्हाइट फ्रिंज इसलिए ऑब्टेन होगी क्योंकि सभी जो कलर है वहां पर सभी कलर के लिए यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। तो सभी कलर यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनाएंगे और सभी ब्राइट फ्रिंजेस जो है वो आपस में अति व्यापक होकर सुपर इम्पोज होकर हमें व्हाइट फ्रिंज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसके जस्ट ऊपर देखें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इससे लाइट आई और इससे लाइट आई, क्या दोनों में पाथ डिफरेंस इक्वल होगा? ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, करी कि नहीं कर रही? अब देखो हमें पता है कि जो मैक्सिमा होता है या हम कहें कि जो ब्राइट फ्रिंज है उसके बाद में क्या आती है, डार्क फ्रिंज आती है। तो डार्क फ्रिंज कहाँ ऑब्टेन होती है? हमें पता है कि पाथ डिफरेंस अगर λ/2 हो, 3 λ/2 हो, 5 λ/2 हो तो क्या मिलता है, हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होगा और हमें डार्क फ्रिंज होगी। हमें पता है कि जो वोयलेट कलर है इसके लिए लेमडा ये है और रेड कलर के लिए लेमडा ये है, ठीक है। तो अगर हम मिनिमा देखें तो फर्स्ट मिनिमा जो है, फर्स्ट जो डार्क फ्रिंज है वो कितने पार्ट डिफरेंस पर मिलेगी, λ/2 पर। तो इसके लिए λ/2 निकालो वोयलेट के लिए, डिवाइडेड बाई 2 हो गया ना λ/2। तो इसका हाफ करे कितना आया, 190 नैनोमीटर। और रेड कलर के लिए देखिए तो कितना आया, 390 नैनोमीटर। आया कि नहीं आया? तो पहले बात देखिए किसके लिए पार्ट डिफरेंस कम है, इसके लिए। तो इस वाली डायरेक्शन में जाते हैं तो पार्ट डिफरेंस इंक्रीज होता जाता है। तो सबसे पहले किसके लिए हमें मिनिमा, किसके लिए हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी, जिसके लिए पार्ट डिफरेंस कम है। यहाँ पर देखो पार्ट डिफरेंस 0 है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पार्ट डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा। तो पहले हम किसके लिए पार्ट डिफरेंस λ/2 किसके लिए मिलेगा, इसके लिए मिलेगा। तो पहले हमें जो डार्क फ्रिंज मिलेगी वो किसके लिए मिलेगी, वोयलेट कलर की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मान लें कि यहाँ पर किसका जो वोयलेट कलर है उसका हमें क्या मिल रहा है, उसका हमें क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है, बोले तो उसकी डार्क फ्रिंज मिल रही है। बट बाकी कलर के लिए मिनिमा नहीं मिलेगा। तो हमारे पास ये जो होता है विबग्योर, इसमें से यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर वोयलेट कलर गायब हो जाता है क्योंकि उनके आपस में मान लो यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस है दोनों के बीच में कितना है, 190 नैनोमीटर है। तो यहाँ पर बाकी सारे कलर तो आपस में मिल जाएंगे, उनके लिए तो क्या मिलेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही मिलेगा। बट यहाँ पर जो वोयलेट कलर है उसके लिए क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। विनाशी व्यतिकरण होगा तो वो आपस में मिलकर काली फ्रिंज बनाएगी, मतलब वो गायब हो जाएगा। उस कलर में से वोयलेट कलर गायब हो गया, वोयलेट कलर गायब हो गया तो ये जो 3 जो कलर है हाई वेवलेंथ वाले, इनका क्या होगा, ज्यादा प्रभाव होगा। तो हमें यहाँ पर रेडिश नजर आता है। अकेला रेड नहीं, बाकी सारे कलर यहाँ पर मिक्स होकर हमें रेड कलर देंगे। एग्जैक्ट रेड नहीं, रेडिश दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमें पता है कि वेवलेंथ बढ़ता जाएगी, मतलब पाथ डिफरेंस बढ़ता जाएगा। यहाँ पर हमने लिए, यहाँ पर क्या है, वोयलेट लिए है। यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है S1 और S2 से आने वाले, उसके लिए हमने ले लिया 390 नैनोमीटर है, ठीक है ना। 390 नैनोमीटर होगा तो रेड कलर है उनकी डार्क फ्रिंज जो ऑब्टेन होगी उसके लिए मिनिमा ऑब्टेन होगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर रेड कलर गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इन सभी कलर का जो कंपोजिट होगा वो हमें वोयलेट कलर या ब्लू कलर जैसा नजर आएगा, ओके। अब इसके और इसके इन दोनों साइड में यहां पर क्या होगी, वेवलेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है, इससे ज्यादा होगी नहीं होगी। हमारी जो रेंज है वो इतनी है, इससे ऊपर और नीचे अगर पाथ डिफरेंस देखें S1 और S2 से जो सुपर इम्पोज होने वाली जो डिफरेंट कलर की जो वेव्स है उनके बीच में पाथ डिफरेंस है वो इस रेंज से ज्यादा चला जाता है।
ठीक है। तो हमें यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ क्या होगा, हमें सेम इंटेंसिटी की व्हाइट कलर की लाइट ही नजर आएगी। ओके, तो ये इतना सा हमें पैटर्न दिखेगा कलरफुल, उसके बाद में व्हाइट ही नजर आएगा। सेंटर फ्रिंज हमें व्हाइट मिलेगी। दोबारा सुन लो, अगर हमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर मोनोक्रोमेटिक एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के स्थान पर अगर व्हाइट लाइट अगर काम में लेते हैं तो क्या होता है, हमें जो सेंट्रल जो फ्रिंज है वो तो हमें व्हाइट फ्रिंज ऑब्टेन होगी, केंद्रीय जो फ्रिंज है वो हमें श्वेत रंग की नजर आएगी। क्यों नजर आएगी, क्योंकि S1 और S2 से जो विभिन्न रंग हैं उनके मध्य पथांतर क्या होगा, 0 होगा, पाथ डिफरेंस 0 होगा। तो पाथ डिफरेंस 0 होगा तो सभी कलर की यहाँ पर क्या होगी, ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन होगी, और सभी कलर की जो ब्राइट फ्रिंजेज है वो आपस में कंबाइन होकर, बोले तो सुपरपोज होकर क्या बनाएगी, व्हाइट कलर बना देंगी। ठीक है, लेकिन इस व्हाइट कलर, इस सेंटर फ्रिंज के दोनों तरफ हमें कलरफुल फ्रिंजेज ऑब्टेन होगी और अलग अलग विड्थ की होगी। इस सेंटर फ्रिंज के नियरेस्ट जो फ्रिंजेज होगी वो रेड कलर की होगी, और जो फारेस्ट है, जो सबसे दूर जो फ्रिंज में मिलेगी वो हमें कैसी मिलेगी, वोयलेट कलर की मिलेगी। और इनके दोनों तरफ जो है वो हमें व्हाइट कलर ही दिखाई देगा, सेम इंटेंसिटी का व्हाइट ऐसे दिखेगा, न कोई फ्रिंज दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा, ऐसे व्हाइट दिखेगा पूरा पर्दा। ठीक है ना, ओके। तो ये व्हाइट कलर के लिए कैसी फ्रिंज ऑब्टेन होगी ये हमें पता चल गया। ओके, व्हाइट जो लाइट सोर्स है इसका एक यूजेज है कि व्हाइट लाइट सोर्स से हम काम में लेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न तो हम ऑब्टेन नहीं करेंगे क्योंकि अलग अलग विड्थ की फ्रिंजेज ऑब्टेन हो रही है। ठीक है ना, और फ्रिंजेज भी एकदम आपकी लिमिटेड फ्रिंजेज मिल रही है। ठीक है, तो हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट ही काम में लेना है, इसलिए हम व्हाइट लाइट सोर्स काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि कॉन्स्ट्रक्ट जो फ्रिंजों में जो विपर्यास है वो अच्छा नहीं मिल पाता है, क्योंकि सेम विड्थ की नहीं आती है। हमें पता है कि सेम विड्थ की आती है। ठीक है ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लेते हैं तो। ठीक है, अब इसका एक यूजेज है, इसका यूजेज ये है कि अगर हम व्हाइट लाइट यूज में लेते हैं तो सेंटर वाली कैसी मिलेगी, व्हाइट मिलेगी, बाकी और कहीं व्हाइट नहीं मिलेगी, सेंटर वाली। तो हमें पता चल गया कि सेंटर वाली फ्रिंज ये है, इसकी पोजीशन ये आ गई, आगे की नहीं आ गई। लेकिन अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज में ले तो हमें पता है कि स्क्रीन पर हमें सारी की सारी क्या होंगी, ऐसे अगर हमने यहाँ पर येलो लाइट काम में ली है तो येलो पीली रंग की लाइट लेंगे तो हमें जो ब्राइट फ्रिंजेज मिलेंगी वो सारी सेम विड्थ की येलो कलर की मिलेगी, सेम विड्थ की येलो कलर की है। हमें पता कैसे चला सेंट्रल कौन सी है, क्योंकि सारी सेम विड्थ की और सेम कलर की है, नहीं पता चला ना। तो हमें सेंट्रल फ्रिंज का पता लगाने के लिए कि सेंट्रल फ्रिंज की पोजीशन क्या है, तो हम व्हाइट लाइट यूज में लेकर सेंट्रल फ्रिंज की पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि व्हाइट लाइट अगर हम यूज में लेंगे, श्वेत प्रकाश काम में लेते हैं तो सेंट्रल फ्रिंज है वो श्वेत रंग की नजर आती है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये श्वेत है, वो क्या है, सेंट्रल है। बट अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लेते हैं तो मोनोक्रोमेटिक एकवर्णीय प्रकाश में हमें पर्दे पर सभी चमकीली फ्रिंज है वो एक ही रंग की होंगी। ठीक है ना, जैसे हम येलो लेते हैं तो येलो की होंगी और सबकी चौड़ाई भी बराबर होगी, तो हमें पता नहीं चलेगा कि सेंट्रल फ्रिंज कौन सी है। तो हम सेंट्रल फ्रिंज की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए, पोजीशन उसकी जो केंद्रीय फ्रिंज है उसकी स्थिति पता लगाने के लिए हमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में व्हाइट लाइट श्वेत प्रकाश का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गए होगा अच्छे से। ठीक है, इसकी मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। इंटरफेरेंस पैटर्न तो मिल रहा है, बट इंटरफेरेंस पैटर्न तो मिल रहा है, देखो फ्रिंजेस तो मिल रही है, ठीक है ना, लेकिन उन फ्रिंजेस की जो विड्थ है वो सेम नहीं मिलेगी। इंटरफेरेंस पैटर्न हम उसे ही बोलेंगे, एग्जैक्ट जो इंटरफेरेंस पैटर्न वही होगा जिसमें हमें अल्टरनेट ऑर्डर में डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती जाएंगी। ठीक है, और जिनकी विड्थ क्या होगी, सेम है। यहाँ पर आपको कहीं भी डार्क फ्रिंज ऑब्टेन नहीं होंगी, यहाँ पर ये है कि यहाँ व्हाइट होगी, फिर रेड, फिर थोड़ा सा डिक्रीज होता जाएगा, जैसे मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर वॉयलेट कलर गायब हुआ है, यहाँ पर कौन सा कलर गायब हो जाएगा, यहाँ पर इंडिगो गायब हो जाएगा। ठीक है ना, तो बाकी सभी कलरों का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद में पार्ट डिफरेंस किसका आएगा, ब्लू का, ब्लू गायब हो जाएगा, तो इन सभी कलरों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखेगा। अब इनका कॉम्बिनेशन क्या होता है वो हमें नहीं देखना है। ठीक है ना, ओके। फिर आगे चलेंगे तो ये ग्रीन गायब हो जाएगा, बाकी सभी कलरों का कॉम्बिनेशन दिखेगा। फिर आगे तो यहाँ पर हमें कहीं भी डार्क नजर नहीं आएगा, अलग अलग कलर की
हमें क्या मिलेंगी, फ्रिंजेज ऑब्टेन होंगी और उनकी विड्थ भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा और यहाँ तक ही दिखेगा, इसके आगे फ्रिंजेज गायब हो जाएगी, आपका जो स्क्रीन है वो एकदम व्हाइट ही नजर आएगी, ठीक है ना। सेम इंटेंसिटी का पैटर्न ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, इस टॉपिक के लिए, स्पेशली इसी टॉपिक के लिए, ओके। अब कुछ और फॉर्मूले हम देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला लगाया, काम हुआ। अब क्वेश्चन जो आता है वो इन्हीं फॉर्मूले पर आता है ज्यादातर, जो आप चाहे आईआईटी की बात कर लो, चाहे नीट की बात कर लो, चाहे नेवी एयरफोर्स की बात कर रहे हैं, तो इन्हीं फॉर्मूले पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम इन फॉर्मूले को देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रिलेटेड टू इंटरफेरेंस, व्यतिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। तो व्हाइट लाइट यूज में लेकर हम इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करेंगे, तो उसके लिए आप एक पेज छोड़ देना, उसके लिए मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। एक पेज, एक पूरा कंप्लीट पेज, ऐसे ये एक पेज आप छोड़ देना, ये एक पेज छोड़ देना, ठीक है ना, उसमें आ जाएगा पूरा। तो देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं। देखो हमारे पास ये आया था कि जो ई मैक्सिमम है, ई एम मैक्सिमम जो हमारे पास आया था, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले करवाऊंगा, इन दो सूत्रों से ये फॉर्मूले मिलेंगे। सिंस ई मैक्सिमम बराबर हमारे पास आया था ई एम वन प्लस ई एम टू, क्या आया था, और ई एम मिनिमम क्या आया था हमारे पास, ई एम वन माइनस ई एम टू आया था। ये तो एम्पलीट्यूड के टर्म्स में आया था, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर हमें ई एम वन बटे ई एम टू गिवन और ई मैक्सिमम बटे ई एम मिनिमम आपको पूछा हो, तो फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, ई एम मैक्सिमम डिवाइडेड बाई ई एम मिनिमम इज इक्वल टू, इन दोनों का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, ई एम वन बटे ई एम टू प्लस वन डिवाइडेड बाई ई एम वन बटे ई एम टू माइनस वन। दिस इज द फॉर्मूला। अगर आपको ई एम वन और ई एम टू गिवन है, बोले तो जो सुपरपोजिट वेव है, अध्यारोपी जो तरंगे हैं, उनके आयाम का रेशियो दिया हो, अगर आपको कह दे कि रेशियो है जो सुपरपोजिट वेव्स है, उनके एम्पलीट्यूड, उनके आयाम का जो अनुपात है वो 4:9 है, 9:4 दे दिया, तो ई एम वन को हमें ग्रेटर लेना है ई एम टू से। तो अगर 4:9 दे रखा है, तो आप इससे ये करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑलवेज हमें ई एम वन को ई एम टू से बड़ा लेना है। तो ये जो अगर दे रखा है तो ये आएगा आपका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या होगा, ई एम टू बटे ई एम वन इज इक्वल टू 4/9 होगा। और ऐसे दिया है तो इसको हम लिखेंगे ई एम वन बटे ई एम टू बराबर 9/4, ठीक है। छोटा जो है वो ई एम टू लेना है, तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, इसमें हम ई एम वन अपॉन ई एम टू निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा 9/4, तो 9/4 यहाँ पर लिख रहे। तो ये देखना है कि आपको रेशियो कैसे दिया है। अगर छोटा जो है ना, छोटा जो रेशियो है वो ई एम टू होगा, तो अगर ऐसे दिया तो ये ई एम टू बटे ई एम वन है, ऐसे दिया है तो ये ज्यादा है तो ये ई एम वन बटे ई एम टू, तभी आपका सही होगा, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, एक फॉर्मूला हमारे पास यह, ओके। दूसरा फॉर्मूला देखें, अगर हमें EM1 और EM2 का इसका रेशियो पूछे, सुपरपोजिट वेव का रेशियो पूछे और मैक्सिमम दिया हो, मैक्सिमम बटे मिनिमम आपको दिया हो, तो आप इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके हम निकाल सकते हैं, E1 बटे EM2 बराबर EM मैक्सिमम प्लस बटे EM मिनिमम प्लस 1 डिवाइडेड बाई EM मैक्सिमम
माइनस ई एम मिनिमम माइनस 1. दिस इज द फॉर्मूला. आया समझ में? अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो दिया हो, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो कि इंटरफेरेंस पैटर्न में जो मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड और मिनिमम जो एम्पलीट्यूड है, या इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव, इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से संपोषी और विनाशी व्यतिकरण में आयामों का जो अनुपात है वो आपको दे रखा हो और सुपरपोजेज का दे रखा हो. इसमें उल्टा कर दिया, ये दे रखा है ये निकालना है, इसमें ये दे रखा है ये निकालना है. इसको रीअरेंज करके यही फॉर्मूला आएगा. इसमें भी आपको यही याद रखना है. अगर मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो अगर ये दे रखा है आपको, ये कह दे कि भाई जो मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो ये है, तो जो ज्यादा होगा वो ई मैक्सिमम होगा और जो कम होगा वो ई मिनिमम होगा. तो इसको रीअरेंज करके आप लिख सकते हो. ठीक है ना? ये देखो फॉर्मूले आ गए कि नहीं आ गए? आ गया ना समझ में? ये इस पर बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी न्यूमेरिकल आते हैं. फॉर्मूले याद रखो डायरेक्ट है. ये देखो इसी देखो ये याद हो गया तो ये भी याद हो गया. ठीक है ना? सिर्फ यहाँ पर ये वैल्यू ये मैक्सिमम और मिनिमम वाला आ गया, यहाँ पर ये आ गया, उल्टा हो गया. ठीक है ना? थर्ड देखो, अब हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखते हैं. इंटेंसिटी का ये तो एम्पलीट्यूड का आ गया. ठीक है? अब थर्ड फॉर्मूला इंटेंसिटी का देखो. मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या आई थी? मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारे पास आई थी √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर है. और मिनिमम इंटेंसिटी जो हमारे पास आई थी वो आई थी √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर. ये आया था कि नहीं आया था? अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछे और हमें सुपरपोजेज वेव जो अध्यारोपित तरंगे हैं उनकी अगर तीव्रताएं गिवन हो, उनकी इंटेंसिटी अगर गिवन हो, उनकी इंटेंसिटी का रेशियो गिवन हो, ठीक है, तो हम इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा. मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ √I1 डिवाइडेड बाई √I2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √I1 √I2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर. हो गई और नोट हो गई? आपको सुपरपोजेज वेव्स है उनकी इंटेंसिटी का रेशियो गिवन होगा. अगर आपको 4 रेशियो क्या दे रखा हो, 9 दे रखा हो, तो अगेन हमें I1 को ग्रेटर लेना, I1 ग्रेटर देन I2 होगा. तो ये तो क्या होगा, I2 होगा, छोटा होगा, और ये I1 होगा. तो ये जो रेशियो होगा वो I2 अपॉन I1 है, दैट इज इक्वल टू 4/9. तो इसको I1 बटे I2 बनाओगे तो 9/4 लिख दोगे. ठीक है ना? तो सुपरपोजेज वेव की इंटेंसिटी का रेशियो दिया है और आपको मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो पूछे तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो. ठीक है? और इसको अगर उल्टा करें, अगर हमें I1 बटे I2 पूछे तो अगेन यही फॉर्मूला है. तो फोर्थ अगर फॉर्मूला देखें तो अगर हमें I1 बटे I2 पूछे तो डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √, इसी फॉर्मूले से. बस इसकी जगह ये पुट कर देना, I1 बटे I2 की जगह ये पुट कर दो. ठीक है ना? इसको इधर ले जाओ, इधर इसको इधर ले जाओ. तो I मैक्सिमम बटे I मिनिमम प्लस 1 डिवाइडेड बाई I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर. सिर्फ 10 रिप्लेस करना है, फॉर्मूला याद. नोट कर लिया होगा ये? अब देखो, अगर हमें एम्पलीट्यूड का दिया और इंटेंसिटी का रेशियो पूछ ले, और इंटेंसिटी का दिया और एम्पलीट्यूड का पूछ ले, ये भी हम देख लेते हैं. सिंस हमें पता है कि जो E जो होता है, I जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, E स्क्वायर होता है. होता कि नहीं होता? तो हेंस अगर हमें I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम देखें तो दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, E स्क्वायर. प्रोपोर्शनली जो अगर रेशियो लेते हैं तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हट जाता है. E मैक्सिमम अपॉन E मिनिमम, इसका होल स्क्वायर है.
मैक्सिमम इसका रेशियो है तो ये इक्वल टू होगा, क्योंकि ये स्क्वायर होता है इसके स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इंटेंसिटी का अगर आपको ये रेशियो गिवन है और इंटेंसिटी का पूछे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अगर आपको ई मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड, अधिकतम और न्यूनतम जो आयाम है उसका रेशियो न गिवन होकर आपको E1 और E2 दिया हो, तो हम कैसे करेंगे, ये आ जाएगा E1 बटे E2 EM1। इसकी वैल्यू क्या आई थी, EM1 बटे EM2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई EM1 बटे EM2 माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर है। ओके और नॉट ओके। अगर आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो गिवन हो और मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछे तो आप ये कर सकते हो, और मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का अगर रेशियो हो तो इससे आप कर सकते हो। और इसे रिवर्स चले 6 आएगा क्या। अगर आपको ई मैक्सिमम अपॉन ई मिनिमम पूछे और आपको इंटेंसिटी का रेशियो दिया हो तो दैट इज इक्वल टू, वो तो स्क्वायर में था, ये अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाई आई मिनिमम। उसका उल्टा कर दिया, ये स्क्वायर में था तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो इसका अंडर रूट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या था, I1 डिवाइडेड बाई I2 इसका अंडर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ I1 बटे I2 माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो गया। तो अगर आपको इंटेंसिटी का रेशियो गिवन हो तो आप मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो निकाल सकते हैं। बता दूं, सेम इसी टाइप से देखो, अगर आपको इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का रेशियो दे रखा है, ये देखो ये भी रेशियो दे सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा E1 बटे E2 का स्क्वायर। समझ में आ गया। अगर आपको सुपरपोजेज वेव मैक्सिमम मिनिमम नहीं, आपको सुपरपोजेज वेव का अगर एम्पलीट्यूड दे रखा है, ध्रुवीय तरंगों के आयाम का जो अगर आपको अनुपात दे रखा है और आपको तीव्रताओं का अनुपात पूछे तो इसे निकाल सकते हो, और अगर तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है तो आयाम का उसे उसी फॉर्मूले से आया है, वो मैक्सिमम वाला था, ये ध्रुवीय वाले के क्रम में आ गया, ठीक है ना। हाँ ये इधर रूट आ जाएगा। अगला पॉइंट देखो, इफ and one fringes are obtained for wavelength lambda 1 and two fringes
are obtained for wavelength lambda 2 in a same space या सेम रीजन, ठीक है। देन फॉर्मूला क्या बनेगा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है। लेमडा 1 n1 बराबर n1 लेमडा 1 बराबर n2 लेमडा 2। हिंदी मीडियम वाले को समझा दूंगा मैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे यदि लेमडा 1 तरंगदैर्घ्य, यदि लेमडा 1 तरंगदैर्घ्य के लिए n1 फ्रिंज है, यदि लेमडा 1 तरंगदैर्घ्य के लिए n1 फ्रिंज है तथा लेमडा 2 तरंगदैर्घ्य के लिए n2 फ्रिंज है, एक समान दूरी पर प्राप्त होती है या एक समान क्षेत्र में प्राप्त होती है, एक समान क्षेत्र में प्राप्त होती है, तो क्या होगा, n1 लेमडा 1 बराबर n2 लेमडा 2 होगा। इसको मैं समझा देता हूँ, ये फॉर्मूला बहुत जगह काम में आएगा हमें, ठीक है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये है, देखो इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। इसको समझना, नोट करने की जरूरत नहीं है, समझ लो। जैसे हमें ये है, ठीक है, ये इतना रीजन है, हमें पता है कि जो बीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है। अगर मान लो हमने यहाँ पर लेमडा 1 जो वेवलेंथ है, लेमडा 1 जो तरंगदैर्घ्य है, उसका प्रकाश आपतित किया हमने, तो हमें यहाँ से यहाँ तक इतने रीजन में n1 फ्रिंजें मिल रही हैं। कितनी फ्रिंजें मिल रही है, n1 फ्रिंजें मिल रही है। यहाँ से यहाँ तक कितनी फ्रिंजें मिल रही है, मान लो n1 फ्रिंजें ऐसे ऑब्टेन हो रही है, डार्क ब्राइट मिलाकर n1 फ्रिंजें ऑब्टेन हो रही है, ठीक है ना। और अगर मान लो लेमडा 1 को हटाकर अगर हम लेमडा 2 लाइट रे, लेमडा 2 जो वेवलेंथ है उसकी लाइट सोर्स अगर यूज में ले, उसकी लाइट अगर काम में ले, तो हमें यहाँ से इसी रीजन में, इतने ही रीजन में कितनी वेवलेंथ में, अब कितनी फ्रिंजें मिल रही है, n2 फ्रिंजें मिल रही है। क्योंकि हमें पता है कि भी लेमडा चेंज हो गया तो फ्रिंज विड्थ भी चेंज हो गई, ठीक है ना। तो मान लो पहले छोटी छोटी मिल रही थी तो थोड़ी कम आएंगी, अब मान लो पतली पतली मिल रही है तो ज्यादा फ्रिंजें जाएंगे ना, ओके। तो ये जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही है ना। तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, y बराबर क्या होता है, y बराबर क्या होता है, डेल एक्स डी अपॉन ए स्मॉल डी। अगर हम ब्राइट फ्रिंजों की बात करें तो n लेमडा होगा ये, ठीक है ना। तो दोनों ही कंडीशन में ये डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो दूसरे वाले के लिए n1 लेमडा 1 डी, दूसरे के लिए n2 लेमडा 2 डी अपॉन डी, डी से डी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, n1 लेमडा 1 बराबर n2 लेमडा 2। डिस्टेंस सेम रखनी है, yn बराबर उतनी डिस्टेंस पर कितनी फ्रिंजें बन रही है, n1 लेमडा 1, उतनी डिस्टेंस पर इतनी, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला याद रखना, सेम डिस्टेंस पर ये हो जाएगा, ओके। अगला 10 हो गया। चमकीली फ्रिंजों के लिए, पहले हम चमकीली फ्रिंजों के लिए देखेंगे, फिर काली फ्रिंजों के लिए देखेंगे, ठीक है। चमकीली फ्रिंजों के लिए जो पर्दे से जो डिस्टेंस आई थी yn बराबर क्या आता है, डेल एक्स की वैल्यू क्या आती है, एल लेमडा डी अपॉन डी, ये होता है चमकीली फ्रिंजों के लिए, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर की n की वैल्यू हम 0 से शुरू करते हैं ब्राइट फ्रिंज में, और डार्क में n की वैल्यू 1 से शुरू करते हैं। तो 0 रखेंगे तो वो सेंट्रल फ्रिंज आएगी। हमें पता है कि इंटरफेरेंस पैटर्न में सेंट्रल जो फ्रिंज है, केंद्रीय जो फ्रिंज है, वो श्वेत रंग की जो ब्राइट प्राप्त होती है, क्योंकि पथांतर 0 आता है, ये मैंने बताया था।
तो फर्स्ट ऑर्डर फॉर फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज, ठीक है ना, प्रथम कोटि की चमकीली फ्रिंज के लिए, प्रथम कोटि की चमकीली फ्रिंज के लिए n बराबर क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो y1 बराबर क्या आ जाएगा, लेमडा d अपॉन डी आ गया, ठीक है ना। प्रथम जो आपकी फ्रिंज है उसकी केंद्र बिंदु से स्थिति क्या होगी, स्थिति देख रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर की जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी सेंटर पॉइंट से पोजीशन क्या होगी, स्थिति क्या होगी, ये आएगी। अब लेमडा डी अपॉन डी क्या होता है, बीटा नहीं होता क्या, बीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फ्रिंज विड्थ एंड ए डिस्टेंस पोजीशन। ओके, अगर आपको बीटा दिया तो आप पोजीशन निकाल सकते हो, ठीक है ना। सेकंड ऑर्डर के लिए देखें, ये नोट कर लो फटाफट, द्वितीय कोटि की चमकीली फ्रिंज के लिए वो क्या होगी, डिस्टेंस, किसी के लिए भी निकाल सकते हो, द्वितीय कोटि की चमकीली फ्रिंज के लिए। तो n की वैल्यू 2 रख देंगे, ये y2 हो जाएगा, y2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 लेमडा डी अपॉन डी, ठीक है। लेमडा डी अपॉन डी क्या होता है, बीटा होता है। ओके, अगर आपको फ्रिंज विड्थ दे रखी है और आपको ये पूछे कि सेकंड जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी सेंटर से कितनी पोजीशन होगी, तो डबल कर देंगे फ्रिंज विड्थ को। आ रही है बात समझ में। और अगर आपको ये कहे कि सेकंड जो ब्राइट फ्रिंज है, सेकंड जो ब्राइट फ्रिंज है, सेकंड ऑर्डर की जो ब्राइट फ्रिंज है, एक तो 0 होती है फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी डिस्टेंस आपको दे रखी है और फ्रिंज विड्थ पूछी, तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, बीटा बराबर y2 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम एक और लिखते हैं, सिर्फ थर्ड की ओर बताऊंगा, और तृतीय कोटि की चमकीली फ्रिंज के लिए n इक्वल टू थर्ड फुट करना है, तो n y3 इक्वल टू क्या जाएगा, 3 लेमडा डी अपॉन डी, बोले तो ये कितना जाएगा, 3 बीटा आ जाएगा। तीसरी जो ब्राइट फ्रिंज होगी, थर्ड ऑर्डर की जो ब्राइट फ्रिंज है, वैसे बोले तो चौथी होगी ये, एक तो सेंटर में ही आती है n इक्वल टू 0 पर, तो वो कितनी हो जाएगी, 3 बीटा हो जाएगी। बीटा आपको गिवन है तो आप y3 निकाल सकते हो, और y3 गिवन है तो आप बीटा निकाल सकते हो। तो ये रिलेशन है बीटा लेमडा, इसको छोड़ दिया बीटा और इसमें सीधा रिलेशन आ गया। इसी प्रकार आप किसी के भी लिए निकाल सकते हो। फिफ्थ ऑर्डर के लिए देखेंगे तो y5 इक्वल टू 5 बीटा, 6 के लिए देखें तो ये। अगर आपको डिस्टेंस दे रखी है, ये दे रखे कि फिफ्थ ऑर्डर की और थर्ड ऑर्डर की दोनों जो है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन हो, तो आप इसके लिए फॉर्मूला बना सकते हो। y5 कितना हो जाएगा, 5 बीटा हो गया, कितना हो गया, 5 बीटा, और ये क्या हो जाएगा, 3 बीटा, तो ये आ जाएगा 2 बीटा। तो अगेन ये आपको अगर गिवन हो तो आप बीटा निकाल सकते हो ना। इस पर रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे आगे, ठीक है ना। आपको ये क्या है कि 7 वाला इसके बीच की डिस्टेंस दे रखी है, 7 और 5 वाले की या 3 वाले की डिस्टेंस दे रखी है, तो ये क्या जाएगा, 7 बीटा माइनस 3 बीटा, ये क्या आ जाएगा, 4 बीटा आ जाएगा। तो ये आपको गिवन होगा तो आप बीटा निकाल सकते हो। आगे बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, कितने भी दिए हो आपको, मान लो 17 गिवन है तो 17 लेमडा हो जाएगा। अब डार्क फ्रिंज के लिए देखते हैं, नेक्स्ट जो है 11 फॉर डार्क फ्रिंजेस, काली फ्रिंजों के लिए। काली फ्रिंजों के लिए yn जो आता है, या y डैश ले लो या ओनली yn ले लो, कोई दिक्कत नहीं। yn जो आता है वो क्या आता है, 2n माइनस 1 लेमडा डी अपॉन 2d, आता कि नहीं आता।
आता ना। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर की क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर प्रथम कोटि की काली फ्रिंज के लिए n की वैल्यू कहां से पुट करनी है, 1 से पुट करनी है। पुट n इक्वल टू 1। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे प्रथम कोटि की काली फ्रिंज के लिए, ठीक है। ओके, n इक्वल टू 1 पुट कर दो तो y n इक्वल टू क्या आ गया, 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2, 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2, 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2 लेमडा डी अपॉन ए डी। ये आ जाएगा 1/2 बीटा, या बीटा/2 आ गया ये। फर्स्ट ऑर्डर की जो डायरेक्ट फ्रिंज होगी उसकी पोजीशन क्या आएगी, बीटा/2 होगी। क्या आएगी, बीटा। अगर पोजीशन दिया है तो आप फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हो। देखो ये 2 वाले डिवाइडेड बाय 2 वाले में उसमें मल्टीप्लाई आ रहा था कोफिशिएंट, और इसमें डिवाइड में आएगा। फॉर सेकंड ऑर्डर द्वितीय कोटि की काली फ्रिंज के लिए द्वितीय कोटि की काली फ्रिंज के लिए क्या आ जाएगा बोलो, y इक्वल टू 2 पुट करना है तो y2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 2 4, 4 माइनस 1 3/2 लेमडा डी अपॉन डी। तो लेमडा डी अपॉन डी को बीटा लिख सकते हैं, बीटा। तो y और बीटा में ये रिलेशन आ गया। एक और करवा देते हैं फॉर, चलो फिफ्थ के लिए ले लेते हैं। फॉर फिफ्थ ऑर्डर, थर्ड का नहीं लेकर फिफ्थ का ले लेते हैं। अगेन ये डार्क फ्रिंज, ओके। तो 5 के लिए क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 5 रखो, 5 दूनी 10, 9 आ गया ना। 9/2 लेमडा डी अपॉन डी, ये आ जाएगा 9/2 बीटा। ओके और नॉट ओके, फॉर्मूला बना सकते हो ना आप। ये आपको याद होना चाहिए, ये याद है तो आप कोई सा भी फॉर्मूला बना सकते हो, ये रटने की जरूरत नहीं है, वो वैल्यू ही तो रखनी है। ओके, तो जरूरी नहीं है आपको ये दिया हो, आपको डिफरेंस भी गिवन हो सकता है। आपको कह दे कि 17th ऑर्डर की जो और आपको 9th ऑर्डर की ब्राइट डार्क फ्रिंज दे रखी है, उनका डिफरेंस दे रखा है, बोले तो y17 माइनस y9 दे रखा है। ओके, तो y17 क्या आ जाएगा, देखो y17 क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो 17 रखो, क्या आ गया 17 दूनी 34, 34 में गया 33, 33/2 आ जाएगा, 33/2 बीटा आ गया। आ गया माइनस y9 कितना आ गया 17/2 बीटा। तो इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम 2 आया, 33 में से 17 सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आया 16 आया, 16/2 बीटा। तो ये आ गया 8 बीटा आ गया। ठीक है, तो ये आपको अगर गिवन होगा तो आप बीटा निकाल सकते हो 8 का डिवाइड करके। अरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। ओके, तो ये ठीक ही कॉन्सेप्ट है। तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं। अब चैप्टर आपने पढ़ लिया, चैप्टर से कॉन्सेप्ट ये थोड़ी मिले हैं। अब ये कॉन्सेप्ट से आप इस पर ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपको डिस्टेंस दिए गिवन हो और आपको ये बीटा पूछ लेते हैं, या बीटा गिवन हो तो ये पूछ लेते हैं, या डिफरेंस गिवन हो तो आप ये, तो हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है ना। अगला जो वीडियो होगा अपना न्यूमेरिकल्स का ही होगा, जो हमने इंटरफेरेंस से रिलेटेड जो भी पढ़ा है, इंटरफेरेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है, जितने भी हमने फॉर्मूले लेके उन सभी फॉर्मूले पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना बहुत है। इंटरफेरेंस जो अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इंटरफेरेंस में इतना ही है। ओके, कल नहीं परसों जो है वो हम मंडे को हम नेक्स्ट जो फिनोमेना है ऑफ लाइट रिलेटेड टू द वेव नेचर, वो अपना डिफ्रैक्शन होगा, तो हम डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे मंडे को। तो कल शाम तक, संडे तक, ठीक है ना, आज और कल
2 दिन में आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। फिर मंडे को मैं इससे रिलेटेड पहले न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर उसके बाद में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुरू करेंगे। ठीक है ना? तो कल शाम तक ये पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, और कल आप शाम 5 बजे तक इतना काम कंप्लीट करके अपने कॉपी का लास्ट जो पेज है 2 पेज वो आपको मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करना है। अगर नहीं करोगे तो मुझे घर पे आना पड़ेगा एक दिन। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।